राहुल गांधी काफी नाराज भी हैं और वो समझ भी गए हैं इस बात को कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कॉर्पोरेट हाउसेस का है और वो कॉर्पोरेट हाउसेस जिनका वो नाम लेते हैं A1 A2। सचिन पायलट का नंबर कब आएगा, कब वो राजस्थान में? देखिए, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, हाँ, जानकारी दीजिए। खबर हमेशा वही होती है जो खिलाफ होती है। हाँ, ये तो है, ठीक है ना। हाँ। तो जो खिलाफ नहीं होती वो खबर ही नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं हमारा शो ऑफ कैमरा, आपका शो ऑफ कैमरा देख रहे हैं। आज के एपिसोड में आदेश रावत जी ने बताया महाराष्ट्र के बारे में बात हुई। उद्धव ठाकरे दिल्ली आए हुए थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से उनकी मुलाकात हुई। क्या कुछ तय हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर के, ये जानकारी आपको मिलेगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव 10 सीटों पे जो होने वाले हैं उसको लेकर के रणनीति बनने में देरी क्यों हो रही है, और राजस्थान में अशोक गहलोत बीमार तो हैं लेकिन राजनीतिक चाल कैसे चल रहे हैं, या सचिन पायलट का नंबर कब आएगा। आज का शो भरा हुआ है इन जानकारियों से। आदेश जी, ऑफ कैमरा के एपिसोड में स्वागत है। मैं बढ़िया हूँ। आप देखते हैं कमेंट्स, देखते हैं लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं हमारे वीडियो में? सारे कमेंट्स तो नहीं देख पाता क्योंकि मेरे खुद के ट्विटर पे इतने कमेंट्स आते हैं। हाँ। और मतलब बहुत मुश्किल क्या होता है ना, उससे जीवन में नेगेटिविटी आती है। अच्छा। अब तो मुझे पता नहीं, मैं पढ़ता नहीं हूँ। पहले जो पढ़ता था तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स ज्यादा आते थे, तो मैंने पढ़ने छोड़ दिए। हमारे YouTube चैनल पे कम से कम अभी तक जितने एपिसोड हमने किए हैं ज्यादातर पॉजिटिव आए हैं, कुछ सलाह भी आए हैं। उसमें से एक सवाल भी निकला है जो मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहले आज के शो की शुरुआत इस बात से करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था SC ST में क्रीमी लेयर बनाने वाला, उस पे बीजेपी की तरफ से तो ये आ गया है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी अपने सांसदों से मिले हैं SC ST वर्ग के, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम वो फैसला नहीं लागू होने देंगे। कांग्रेस का स्टैंड साफ नहीं है। तेलंगाना में समर्थन हुआ था, कांग्रेस इस पे क्या प्लान कर रही है? नहीं, सिर्फ तेलंगाना में नहीं, कर्नाटक में समर्थन हुआ था। हाँ। 2 राज्यों की सरकार है साउथ इंडिया में कांग्रेस पार्टी की, दोनों ने समर्थन किया था। और इसका मतलब ये है कि साउथ की और नॉर्थ की जो राजनीति है, खासकर रिजर्वेशन की और खासकर दलित पॉलिटिक्स की, वो अलग है। वो इस बात का संकेत भी देता है। तो उसके बाद दिल्ली में एक बैठक हुई, राहुल गांधी, खड़गे साहब, KC वेणुगोपाल, सब लोग मिले। उन्होंने ये तय किया कि क्योंकि ये बड़ा पेचीदा इशू है, तो उन्होंने ये तय किया कि सरकार पहले का सेंसस कराए। अच्छा। उससे एक नंबर सामने आएगा, फिर हम अपना स्टैंड बताएंगे कि हमें कैसे करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने राज्य सरकारों को जो दक्षिण भारत से आती है उनको फ्री छोड़ दिया और अपना स्टैंड ये लिया जिसपे वो पहले से ही कायम है, जाति जनगणना वाली बात पे कि का सेंसस कराएं। तो उनका ये कहना है कि सरकार जब तक कास्ट सेंसस नहीं कराएगी तब तक हम इसमें बता नहीं पाएंगे कि किस जाति को किस तरह के कोटे की आवश्यकता है। यानी कांग्रेस पार्टी ने वापस जो गेंद है उसको सरकार के पाले में फेंक दिया। लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी घिरती हुई नहीं दिख रही है। एक मुद्दे पे एक पार्टी के 2 स्टैंड, मतलब आपके राज्य के मुख्यमंत्री उसका समर्थन कर रहे हैं, केंद्र में आप कह रहे हैं कि पहले ये करिए तब हम इसका समर्थन। देखिए, ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो राज्य के हिसाब से और पार्टियों के हिसाब से तय होते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कल वक्फ वाला बिल आया था, है ना, संसद में, और पिछले 10 साल में मैंने पहली बार देखा है कि मोदी सरकार ने कोई बिल JPC को दे दिया। ये सबको हैरानी हो रही है इससे, क्योंकि JDU और TDP का स्टैंड अलग था। अच्छा। कहा तो ये गया कि विपक्ष की बात मान ली, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अलाइज का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो उस समुदाय से आता है जिसको लेके वो बिल था, तो प्रभावित करेगा। उसको प्रभावित करेगा। तो आपने अपने एलाइज के, अगर 272 की सरकार मोदी जी की होती तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल JPC को जाता या किसी भी कमेटी में जाता, सीधा पास हो गया होता। पिछले 10 साल में आप देखिए ना, 2014 से 24 तक कितने बिल ऐसे हैं जो इन्होंने पेश किए, पास कर दिए, परवाह नहीं की विपक्ष की। लेकिन इस बार हवाला दिया कि विपक्ष की बात हमने मान ली, लेकिन दरअसल बात ये थी कि TDP और JDU का दबाव था इनके ऊपर, तब इन्होंने JPC को भेजा है। तो ये दबाव जो है जदयू का और TDP का, इससे मतलब ये थोड़ी सी हमारी बातचीत से अलग हो सकता है। ये दबाव कितना आगे तक काम करता हुआ लगेगा आपको? मतलब सरकार इसको पास तो करवाएगी? नहीं, अब क्योंकि JPC है तो उसमें सारी पार्टीज हैं जी, उसमें NDA भी है, उसमें इंडिया अलायंस भी है, सब लोग हैं। अब उसमें बैठ के चर्चा होगी। इसको पास कराना आसान नहीं होगा। अगर JDU और TDP उस दिन एब्सटेन भी कर जाए ये बताने के लिए कि हम तो इसमें शामिल नहीं हुए, तो उसके बाद आप जब नंबर काउंट करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ी मुश्किल आएगी। तो इनको अदर देन जो NDA पार्टीज हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके बिल पास हो सकता है।
तो जब जब ऐसे इशू आएंगे, जब जब किसी भी एनडीए के हिस्सेदारी जो जो पार्टीज हैं, जहां उनके उनके रिलेटेड इशू आएंगे, वहां ऐसे ही सरकार को करना पड़ेगा। जी, आने वाले समय में भी दिखेगा, अगले 5 साल ऐसे ही दिखेगा। जहां भी आपको ये लगेगा कि कोई ऐसा बिल है जो किसी समुदाय को लेके है और वो उसका इंटरेस्ट या उसका नुकसान फायदा सहयोगी पार्टियों से जुड़ा हुआ है। टीडीपी और जेडीयू को, सबसे बड़ी हाँ, पार्टी जी, वही जी, है, इन्हीं के उन दोनों को हो रहा है, तो आपको ऐसे स्टैंड लेने पड़ेंगे। ये राजनीति की मजबूरी है, मजबूरी है ये फिलहाल, बेसिकली गठबंधन की मजबूरी गठबंधन की मजबूरी है। यहाँ केंद्र से चलते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र की तरफ। मैं आपका ट्विटर देख रहा था और ये सब जगह है कि शिवसेना के जो मुखिया है उद्धव ठाकरे गुट जो है उसके मुखिया, वो दिल्ली आए थे। उनकी मुलाकात हुई सोनिया गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, राहुल गांधी से। क्या हुआ है उस मुलाकात में, क्योंकि अंदर की बात बताते हैं आप बिल्कुल। देखिए, उसमें क्या हुआ है कि 155 सीटें ऐसी हैं जो इन तीनों पार्टियों में, जिन पर लगभग सहमति है कि इन सीटों पे कौन लड़ेगा, क्योंकि इन्हीं जब नंबर काउंट हुआ था, जब सरकार बनी थी 2019 में, 19 के आखिर में, तो जब तीनों पार्टियां इकट्ठी हुई थी तो नंबर 150 155 के आसपास बैठता था, सरकार बन गई थी। अब शिवसेना के विधायक टूट गए जो शिंदे के पास चले गए, लेकिन उन सीटों पे लगभग ये साफ है कि कौन कौन किस किस पार्टी के पास जाएगी। 155 के छोड़ के बाकी सीटों पे संघर्ष है। अच्छा, जो बची हुई हैं। हाँ। अब पिछले लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के पास 1 सांसद था, अब 13 सांसद है। अब कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि हमें हमारे लोकसभा के नंबर के हिसाब से सीटें विधानसभा में मिले। अब शिवसेना की एक्सपेक्टेशन ये है कि भैया सब मिलके कर लें, एनसीपी भी यही चाहती है। तो चर्चा हुई इस बात के ऊपर और मुझे लगता है कि अब संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और जो महाराष्ट्र कांग्रेस के लोग हैं और खासकर रमेश चन्नीथला, ये सब लोग बैठेंगे, तीनों पार्टी के लोग बैठेंगे। अच्छा। और 155 के अलावा बाकी सीटों पे तय करेंगे। उसमें 2 क्राइटेरिया हैं। अच्छा। पहला है विनिंग क्राइटेरिया कि जो जिस पार्टी का नेता जीत सकता है उसको दे दो, और दूसरा है कि बड़ा चेहरा किस पार्टी के पास है। सपोज करिए किसी सीट पे जो सबसे बड़ा चेहरा है वो कांग्रेस के पास है या शिवसेना के पास है या एनसीपी के पास है, तो वो भी एक क्राइटेरिया रखा जाएगा। तो इस आधार पे, और एक और खास बात हुई है, वो है कि प्रचार तंत्र इकट्ठा काम करे एमवीए का। अच्छा। यानी एक तरफ कैंपेन चल रहा है शिवसेना का, एक तरफ एनसीपी का, एक तरफ कांग्रेस का, और तीनों, मान लीजिए तीनों की बातें एक हो सकती हैं लेकिन प्रचार अलग से चल रहा है, तो उसको इकट्ठा करने की बात हो रही है कि एक वॉर रूम बन जाए जहां से आप पूरा प्रचार प्रसार का काम देखें और एक यूनिटी का मैसेज जाए। ये एकता की बात हो, यूनिटी एक होकर लड़ने जाए की बात। और मैसेज एक साथ जाए एमवीए का। तो उस पर भी बातचीत हुई है। तो मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक स्ट्रेटेजिस्ट है कांग्रेस पार्टी के, मैं उनका नाम बताना नहीं चाहता, वो उनकी मुलाकात पिछले महीने शायद ठाकरे के साथ हुई थी और उसमें लगभग इस बात पे सहमति है, जिसपे इस बैठक में, ये जो बैठक हुई थी अभी, इसमें भी सहमति लगभग है कि एक वॉर रूम बने, एक कैंपेन हो, प्रचार प्रसार एक साथ हो, उस पे काम चल रहा है अभी। ये सवाल बिल्कुल मेरा अपने दर्शकों के लिए है, और माफ करिएगा, ये कई बार जो हम सब पत्रकार करते हैं, कुछ जगहों पे नाम बताते हैं, कुछ जगहों पे कहते हैं नाम बताना जरूरी नहीं है। ये कैसे, ये क्यों जरूरी है? देखी होगी, मैं अपने ट्विटर पे भी नाम नहीं बताते आप, ठीक है, तो मैं उसमें नहीं कि कभी बताता हूँ कभी नहीं बताता हूँ। हाँ। मेरी सिंपल सी एक पॉलिसी है कि मैं बताता ही नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, देखिए हम पत्रकार हैं, हमारे सोर्स हैं। अब अगर मेरा सोर्स ये चाहता है कि मैं ये नाम बताऊं तो मेरे लिए आसान होता है। अगर वो चाहे कि नहीं बताना है तो हमें रोज खबर चाहिए। हम एक दिन की खबर के लिए सोर्स को किल नहीं कर सकते। सही बात है। और सोर्स बनाने में सालों लगते हैं। तो मेरी कोशिश तो ये रहती है कि मैं अपने ट्विटर पे कभी नाम लेता नहीं किसी का भी, और जनरली मैं जब भी कोई ऐसी डिबेट्स होती है उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ नाम ना लूं। तो मेरी पॉलिसी है बिल्कुल साफ साफ। एक सवाल और यहाँ पे और भटक करके, आप सालों से कांग्रेस कवर कर रहे हैं, मुझे एक चीज समझाइए, कई बार आप खबर देते हुए कोई खबर आपने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दी या कुछ ऐसा दिया जो उनके नेताओं को या आपके सोर्स को अच्छा नहीं लगा, क्या आदेश रावल जी के लिए दोबारा एंट्री थोड़ी मुश्किल हो जाती है उसके बाद? ऐसा होता नहीं हो रहा, इसका कोई फर्क नहीं। खबर पता क्या होती है, खबर हमेशा वही होती है जो खिलाफ होती है। हाँ, ये तो है, ठीक है ना। हाँ। तो जो खिलाफ नहीं होती वो खबर ही नहीं है, बाकी सब तो पीआर है। सही बात है। तो इसीलिए मैं ज्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करता। सीरियसली बता रहा हूँ। मैं ज्यादा लोगों से दोस्ती इसलिए नहीं करता कि सबसे दोस्ती करोगे तो लिखो किसके खिलाफ। सही बात है। तो
जो जिसका नाम खबर है वो खिलाफ है, सही 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 सही, तो उससे तकलीफ होगी ही होगी, उससे तकलीफ होती है, चाहे जिसकी मर्जी, चाहे जिसको मर्जी हो। हाँ, खबर का मतलब ही तकलीफ है। सही बात, सही बात। तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता। लेकिन कांग्रेस पार्टी वैसे नहीं है कि आपने कोई खबर के खिलाफ लिख दी या बोल दिया तो आपकी एंट्री बैन होगी या आपको लेके कुछ हो गया। वैसा बड़ी लिबरल सी पार्टी है, या कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ पार्टियों में ऐसा है, मैं भी नाम नहीं लूंगा लेकिन है। अच्छा, आपके नाम यूपी पे चलते हैं थोड़ा सा। यूपी में उपचुनाव होने वाले। पिछली बातचीत जो हमारी हुई थी उसमें आपने ये कहा था, ये सवाल इसलिए बनता है, पिछली बातचीत में मैंने कहा था कि फैसला नहीं हुआ अभी, राहुल गांधी आएंगे, तो मैं वही पूछना चाहता हूँ। यूपी को लेकर अभी बैठक नहीं हुई है, यूपी को लेके अभी भी बैठक नहीं हुई है। अच्छा, जो मैंने पिछली बार कहा था, मैं अभी भी उस पर कायम हूँ कि अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि अब जो बैठकें चल रही हैं वो झारखंड को लेके चल रही है, महाराष्ट्र को लेके चल रही है, जम्मू कश्मीर को लेके चल रही है, हरियाणा को लेके चल रही है। अभी नंबर नहीं आया यूपी का नंबर नहीं आया। होपफुली मैं आपके अगले इंटरव्यू में बता पाएंगे कि यूपी को लेके क्या हुआ। चलिए यूपी से राजस्थान चलते हैं। चलिए, अशोक गहलोत जी, उनकी चर्चा की आपने, और हम सब जानते हैं कि बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, बहुत अच्छे से अपनी रणनीति चलते हैं, अपने चाल से। हाँ, जादूगर है ये, राजनीतिक जादूगर है। अभी आपने ये लिखा कि वो बीमार है लेकिन चाल चल सकते हैं, अध्यक्ष बनाने की वहां बात हो रही है। नहीं, वहां पे गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष जी, और 11 सीटें आई लोकसभा में। पिछले 2 टर्म से 25-0 आ रही थी। 25 बीजेपी की, कांग्रेस 0 की। 2014 में भी आई, 19 में भी आई, और ये काफी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। तो उनका मैंने एक बात और भी लिखी थी कि कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों के अध्यक्ष चेंज कर रही है। हाँ, वो वाली बात और ये वाली बात आपस में मिली हुई है, यानी इसमें राजस्थान नहीं है। और गोविंद सिंह डोटासरा इस बात को लेके क्लेम कर रहे हैं कि ये जो जीत हुई है 11 सीटों की, ये मेरी लीडरशिप में, मैंने जिस तरीके से संगठन को बनाया चलाया हुई है। अब जो भी सचिन पायलट को रोकेगा वो अशोक गहलोत को सूट करेगा। अच्छा, तो अब गहलोत साहब ये चाहेंगे कि डोटासरा जी कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर डोटासरा हटेंगे तो सचिन पायलट बनेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि जादूगर जो है इंतजार में है, कोई बिसात बिछा रहे हैं वो अंदर। सचिन पायलट का नंबर कब आएगा, कब वो राजस्थान में? देखिए, जहां तक मेरे पास जानकारी है, जानकारी दीजिए। जब उनको छत्तीसगढ़ का इंचार्ज बनाया गया था, यानी जब उनको राजस्थान की राजनीति से दिल्ली के पॉलिटिक्स में लाया गया, जो कि वो नहीं आना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्होंने कहा कि आप आइए, अभी मेरे को आपकी जरूरत है, हम इकट्ठे काम करेंगे, उसके बाद मैं आपको राजस्थान सौंप दूंगा, यानी आपको राजस्थान भेज दूंगा। तो ये बातचीत थी लोकसभा चुनाव से पहले की। ठीक है, लोकसभा चुनाव हो गए, 11 सीटें आ गई। राजस्थान के चुनाव में अभी 4.5 साल के आसपास है, 4.5 से थोड़ा 4.25 होंगे, तो अभी लंबा समय है। तो मुझे लगता है कि ये देखिए, एक बात तो तय है कि अगले 4 साल तो डोटासरा जी रह नहीं पाएंगे, चेंज तो होगा। अब उस चेंज में नंबर किसका आएगा ये तो मुझे नहीं पता, हो तो राहुल गांधी तय करेंगे। लेकिन संभावना ज्यादा इस बात की है कि जब डोटासरा जी हटेंगे तो उसके बाद नंबर सचिन पायलट का आएगा। अच्छा, और एक और बात हुई है इस चुनाव में ना, वहाँ पे गोविंद सिंह डोटासरा जाट नेता है। इस बार जाटों ने काफी वोट भी दिया कांग्रेस को। हाँ, लेकिन उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो सचिन पायलट के कैंडिडेट भी काफी जीते हैं, जिनको उन्होंने टिकट दिलवाया। कई ऐसे लोग हैं जो जिनके ऊपर सीरीज टाइम सचिन पायलट की है, तो वो उनके नाम से। डोटासरा साहब एक कम्युनिटी के नेता है, वो अपने क्षेत्र के नेता है। सचिन पायलट ये तय कर रहे हैं कि मैं इसको जितवा सकता हूँ और हरवा सकता हूँ, तो इसमें बड़ा फर्क होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी राजस्थान में चेंज होगा लीडरशिप का, तो सचिन पायलट को वहां का अध्यक्ष बनाया जाएगा। चलिए, जैसे ही चेंज की शुरुआत होगी तो हम आपको बताएंगे अपने शो में। इस शो में एक सवाल, मैंने कमेंट का जिक्र किया था शुरू में, अब मेरा सवाल आ रहा है। हमारे एक दर्शक हैं शशांक शेखर, उन्होंने लिखा कि आदेश सर राहुल सर का इंटरव्यू लें। अब बता दीजिए कब कर रहे हैं आप, क्या प्लान है? नहीं, अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव भी चला गया और लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। मेरा अगला सवाल वही था। ना किसी मेन स्ट्रीम मीडिया को, किसी को उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। न्याय यात्रा में उन्होंने दिए, लेकिन ब्लॉगर्स को, यूट्यूबर्स को, लेकिन इस बार तो उन्होंने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। मैं इसी रणनीति के बारे में पूछना चाहता था, क्या रणनीति? मुझे रणनीति नहीं है ये। बेसिकली जो रवैया रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया का उनको लेके, वो उस बात से काफी नाराज हैं या आहत हैं कि मीडिया जो है वो 2 बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का है, और वो दोनों कॉर्पोरेट हाउस मोदी जी के साथ है। वो कभी हमारा भला नहीं कर सकते या कभी हमारी आवाज जनता तक नहीं पहुंचा सकते, और उल्टा हमारी बातों को डिफरेंट तरीके से पेश करते हैं। ठीक है, तो इस बात को लेके राहुल गांधी काफी
नाराज भी हैं और वो समझ भी गए हैं इस बात को कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कॉर्पोरेट हाउसेस का है, और वो कॉर्पोरेट हाउसेस जिनका वो नाम लेते हैं A1 A2 वो उधर है। हाँ, वो उधर है, उनका ऐसा वो कहते हैं ऐसा, तो इसलिए किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। और मुझे आगे भी आपके इंटरव्यू की बात जो पूछ रहे हैं शशांक, नहीं, मैं भी उसी में आता हूँ, मैं कोई स्पेशल थोड़ी हूँ। जब किसी को इंटरव्यू नहीं दिया तो अब जब कभी ऐसा मौका आएगा कि वो इस बात को लेके उनके लोग उनको इस बात को लेके कन्विंस कर लेंगे कि नहीं, एक बड़ा तबका है जो नेशनल मीडिया को देखता है, अखबार पढ़ता है, आपको इनको भी एड्रेस करना चाहिए, और अब पहले के मुकाबले फर्क आ गया है, जो कि कोशिश चल रही है। अच्छा, तो जब वो कोशिश चल रही है मतलब किस लेवल पे? नहीं, क्या होता है, उनकी अपनी एक टीम है। अच्छा, उस टीम का ये मानना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का भी एक दर्शक है, उसको भी आपको एड्रेस करना चाहिए। राहुल गांधी इस बात को मानते नहीं, तो जिस दिन वो इस बात को लेकर एग्री हो जाएंगे कि हाँ ठीक है अब मैं राजी हूँ इंटरव्यू दूंगा, तो उस दिन मैं भी कोशिश करूंगा। मैं आपके दर्शकों को यही कह सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप इंटरव्यू करें, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो देखा आपने ये पूरा एपिसोड, आपको ये बातचीत कैसी लगी? जो जानकारी आदेश जी से मैंने पूछी, जो सवाल मैंने आदेश जी से पूछे, वो आपको कैसे लगे, और आदेश जी ने जो अंदर की जानकारी दी उसके बारे में आपको क्या लगा? कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कि और किन राजनीतिक पार्टियों के अंदर की खबर देखने में आपकी ज्यादा दिलचस्पी है। हम कोशिश करेंगे वहां तक भी पहुंचने की। बहुत बहुत शुक्रिया।